हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का सही से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व व वृद्धि। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो जनसंख्या के ऊपर है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है। तो हमें ये समझना होगा कि जो जनसंख्या है वो पता ही है कि जनसंख्या होती क्या है, लोगों का रहना, लोग ही जनसंख्या कहलाती है ना, पॉपुलेशन बोलते हैं जिसको हम, है ना। तो पॉपुलेशन क्या होती है हमारी जनसंख्या। जनसंख्या है तो जनसंख्या में हम लोगों का रहन सहन, है ना, ये सारा आता है। लोग कहाँ कितने पाए जाते हैं, मतलब कि कितनी आबादी कहाँ पर रहती है लोगों की, किस क्षेत्र में अधिक आबादी है, किस क्षेत्र में कम है, इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। बट देखो, लोग क्या होते हैं किसी भी देश का ना, मेन जो केंद्र बिंदु होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, लोग ही होते हैं जो पूरे देश को संचालित करते हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु होते हैं वही लोग होते हैं कि हर चीज़ को, समाज को चलाने का काम हो, किसी भी चीज़ को, हर एक जो पहचान होती है समाज की, देश की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लोगों के ऊपर। बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर वो आधारित होती है। तो जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या के बारे में पता लगाना कि किस तरीके से जनसंख्या के पूरे विश्व में जनसंख्या का वास है, किस तरीके से रहती है, किन कारणों के कारण वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कैसे वो स्थानों को बदलते हैं, कैसे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में कि जनसंख्या ही जो केंद्र बिंदु है किसी भी देश का। तो ऐसे में इनको जानना, पहचानना और समझना, जनसंख्या का वितरण और जो उसकी वृद्धि कैसे होती है, घनत्व क्या होता है, ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जनसंख्या वितरण क्या है? जनसंख्या वितरण का जो अर्थ है, पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था। पृथ्वी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो लोग कैसे कैसे वितरित हैं, मतलब कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई वहाँ पे रह रहा है, कुछ की संख्या वहाँ पे अधिक है और कुछ की कहीं पे है। तो इस तरीके की, मतलब लोगों का पृथ्वी के ऊपर वितरण कैसे हो रखा है, फैल कैसे रखे हैं, वो क्या है? जनसंख्या वितरण है। विश्व में जनसंख्या का समान आसमान वितरण है, बल्कि समान वितरण नहीं होता है, क्योंकि दुनिया की जो 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। सॉरी, जो 90% जो आबादी है वो सिर्फ वर्ल्ड का, जो विश्व की जो भूमि है उसके 10% हिस्से पे ही निवास करती है। और दुनिया के 10 सबसे बड़े जो देश हैं जहाँ पर क्या होती है, दुनिया की लगभग 60% आबादी है, दुनिया की है। दुनिया की 60% आबादी सिर्फ 10 बड़े देशों की है। और इस 10 देशों में से 6 तो एशिया के, है ना, चीन भारत तो हैं ही, और भी हैं बांग्लादेश पाकिस्तान, ऐसे और भी हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? अब आते हैं जनसंख्या वितरण। तो हमने पढ़ लिया कि पृथ्वी पर लोगों का वितरण, कहाँ पर कितने कैसे रहते हैं, ये वितरण, यही क्या है? जनसंख्या वितरण। की पृथ्वी के ऊपर लोगों के वितरण को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो व्यक्तियों की जो औसत संख्या है उसको ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे किसी वर्ग किलोमीटर हमने नाप लिया, हमने देखा कि देखते हैं कि भारत में एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे दिल्ली में अधिक आबादी है, दिल्ली में 2000 प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यूपी में 500 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ऐसी ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे, ये मैं सिर्फ, ये कोई डाटा सही वाला नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये होता है जनसंख्या घनत्व। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यह अनुपात जनसंख्या घनत्व है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच जो अनुपात होता है उसको समझना जरूरी है कि कितनी भूमि पर कितने लोग रह रहे हैं, और वो कितने लोग कितने घनत्व, मतलब वही है कितनी जगह है, कितनी भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब क्या है? घनत्व है। और ये जो घनत्व होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार होता है। ठीक है, जैसे भारत में अधिक आबादी है तो भारत में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, रसिया में अलग होगा, चाइना का अलग होगा। तो इस तरीके से जनसंख्या घनत्व देखो कैसे यहाँ पर नापा जाता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। ये उसका वो है, इसको भी तुम लिख दोगे एक नंबर में नंबर मिल जाएगा।
अब देखो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं, ठीक है। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक जो प्रभावित करते हैं। इनको हम डीपली समझते हैं बुक से। चलो देखते हैं बुक में। अब देखते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में देखो तीन चार कारक आते हैं। पहला आता है कि जल की उपलब्धता। जहाँ पर जल की उपलब्धता, क्योंकि ये मेन जो बोलते हैं ना अहम बिंदु है व्यक्तियों के जीवन का, जो बहुत ज़रूरी होता है, जल की उपलब्धता जहाँ पर होगी उसी में क्षेत्र में क्या होगा, लोगों की आवाजाही अधिक होगी, क्योंकि लोग पीने और नहाने और भोजन के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। भू आकृति, आप देखेंगे वो कि ऐसा मैदान जो उसका भूगोल क्षेत्र का है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, जल आ गया, भूगोल। अब क्या है, भूमि भूमि कैसी है, भूमि की आकृति कैसी है, वो जहाँ क्षेत्र में वो रह रहे हैं, जहाँ पर रहेंगे उसका आकार कैसा है ना, वहाँ पर निर्माण अच्छे से हो जाएगा क्या, वो वहाँ पर मतलब एकदम समतल मैदान है ना, इस तरीके के देखते हैं। तो इसमें हम पढ़ें तो ऐसे क्षेत्र फसल के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। वो ऐसे क्षेत्र देखते हैं जहाँ पर क्या हो सकता है, उत्पादन भी हो सके, सड़क निर्माण भी हो सके, हम चीज़ों को आने ले जाने में आसानी हो सके और उद्योगों को स्थापित किया जा सके, उनके अनुकूल हो, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को देखकर ही क्या होता है, जनसंख्या अधिक वास करती है। और जलवायु, अब वहाँ की जलवायु भी मैटर करती है, ठीक है, कि जलवायु किस प्रकार की है। तो ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव वासव के लिए असुविधाजनक होती है। अब जैसे ठंडे मरुस्थल होते हैं, वहाँ पर लोगों का रहना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, अति उष्ण और ठंडे मरुस्थल, तो इसलिए बहुत सही नहीं है। तो इस तरीक़ा से मौसम को भी देखकर लोग जनसंख्या का होता है। मृदा, अब उपजाऊ मृदा होगी तो लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि उपजाऊ मृदा क्या होती है, उत्पादन करने में सही रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उपजाऊ मृदा होगी, वहाँ पे क्या होंगे, लोग जाएंगे। तो हमने भौगोलिक कारक में देखा, एक था जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। ये क्या करती हैं, भौगोलिक कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आर्थिक कारक। इसमें क्या होता है, खनिज। देखो खनिज, इसमें क्या होता है, क्षेत्र उद्योग को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्थ कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जनसंख्या को संघन बना देते हैं। अफ्रीका की कंडका, जाम्बिया, तांबा, पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये क्या, औद्योगिक गतिविधियां जहाँ पर अधिक हों, क्योंकि जहाँ पर खनिज होंगे, खनिज का उत्पादन होगा, खनिज का प्रयोग किया जाएगा, उद्योग स्थापित होंगे वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पर रोजगार अधिक होगा। तो वहाँ पर क्या होंगे, कुशल अर्धकुशल जो कर्मी होंगे इन क्षेत्र में पहुँचेंगे, वहाँ पर काम करेंगे जाके। तो ये भी है। और नगरीय रोजगार के, अब आर्थिक कारक क्या हुआ कि खनिज होंगे, जहाँ पर खनिजों का जैसे मिनरल्स हैं, कोयला हो गया, अल्मोनियम, इनका सबका लोह का जो भी काम होता होगा, फैक्ट्री होते होंगे, वहाँ पर क्या होंगे, लोग जाके बसेंगे। तो इससे क्या होगा, उनको आर्थिक मदद मिलेगी, है ना, काम उनको अच्छे से जल्दी मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, ये चीज़ नगरीय। अब नगर में क्या होता है, बेहतर, तुमने देखा होगा यहाँ पर, जैसे हम दिल्ली का एग्जांपल ले लें, सिटी है, यहाँ पे एजुकेशन जो सिस्टम है बहुत बेटर है, रेदर देन हम रूरल एरिया देखें, अपना ग्रामीण क्षेत्र इंडिया का देखें, उससे बेटर क्या है अपना दिल्ली देखा जाता है। और जैसे बहुत सी सिटी हैं, हैदराबाद हो गया, है ना, बॉम्बे हो गया, तो ये बहुत सारे हैं, साउथ में बहुत सारे सिटी हैं जहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं पढ़ाई लिखाई की। तो नगरीय, अब जहाँ पर नगरीय होता है, नगरीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे रहन सहन भी अच्छा होता है, शिक्षा भी अधिक होती है, तो लोगों का जो प्रवास होता है उस तरफ ज़्यादा होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये एक लक्ष्य होता है कि उसका जीवन अच्छा हो, उसको अच्छी पढ़ाई मिले, उसको अच्छी एक ऐसा ऐसा समाज मिले जहाँ पर वो अच्छे से एक अच्छा लेवल का अपना जो लाइफ है उसको जी सके, ठीक है। तो इसलिए औद्योगिकरण, आप देखो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हूँ, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। अब जहाँ पर रोजगार अच्छे होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होगा, जो जिस क्षेत्र में उद्योग होंगे वहाँ पर लोगों को आकर्षित करता है औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर तुम देखते हो बहुत सारे परिवहन चालक हो गए, फैक्ट्री हो गई, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहा है, ये सारे काम मिल जाते हैं, तो लोग वहाँ पे जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, अब कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक इसी प्रकार लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक अशांति होती है और कई बार सरकारें लोगों को बिल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रदान किया। क्या आपको कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? अब इसमें बता रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे सांस्कृतिक कारक, मंदिर, है ना, मस्जिद, इन सभी कारकों की वजह से भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये क्या थे, जनसंख्या वितरण के कारण थे जो हमने देखे। तो हमने देखा जनसंख्या वितरण के जो कारण थे, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये थे। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये देखो क्या है, जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में समय की अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से, मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी भी क्षेत्र में
समय की अवधि के दौरान जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जैसे कि 2010 से 2020 में इंडिया एक क्षेत्र है, उसमें लोगों में कितनी वृद्धि हुई है उस दौरान, उसी को ही क्या कहा जाएगा, कितने लोगों की जनसंख्या बढ़ी है उसी को क्या कहा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। और वही इसमें बताया कि जनसंख्या वृद्धि वह होती है किसी भी क्षेत्र में समय की अवधि के दौरान जो बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन होना, जो लोग बसे। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, या जन्म दर अधिक हो सकती है, मृत्यु दर कम हो सकती है, और प्रवास हो सकता है लोगों को। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा किसी भी क्षेत्र में समय के दौरान, निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में वृद्धि, परिवर्तन आने को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कि जनसंख्या में परिवर्तन हो तो वो वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब जनसंख्या की जो वृद्धि है वो जन्म दर, 3 कारक होते हैं जो मेन होते हैं जनसंख्या वृद्धि के, एक जन्म दर, मृत्यु और प्रवास। जब जन्म दर क्या होती है, उच्च हो, मृत्यु दर निम्न हो, प्रवास अधिक हो, तब क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। कम कब होती है, जन्म दर कम हो, या जन्म दर होते उसमें क्या हो, जन्म दर कम हो और शिशु मृत्यु दर हो, तब भी क्या होता है, जन्म दर अधिक हो बट शिशु मृत्यु दर हो, तब भी क्या करेगी, जनसंख्या घटेगी। और निम्न उच्च मृत्यु दर पर क्या होगा, उच्च मृत्यु दर होगी तो क्या होगा, जनसंख्या घटेगी। और आप मतलब वहाँ से प्रवास, उस क्षेत्र से दूसरे स्थान पर क्या होगा, प्रवास होगा, तो जनसंख्या कम होगी। तो हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। ये जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि सिंपल सी है, एक जनसंख्या में परिवर्तन होता है जो क्या होता है, औसत और परसेंटेज के हिसाब से हम जिसको नाप सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की जो प्राकृतिक वृद्धि क्या है, ये आपका टोटल बुक से है, बुक के ही मैंने लिखे हैं और वही है, बस इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बोरिंग ना हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल में जन्म और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि वो होती है जब क्या होता है, जन्म और मृत्यु दर के अंतर में जो बढ़ने वाली जनसंख्या होती है। अब ये अंतर क्या होता है, जन्म दर अधिक हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, तो इसी अंतर में क्या होती है, जनसंख्या की वृद्धि होती है, वही क्या होती है, वास्तविक वृद्धि कहलाती है। और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म मृत्यु दर प्लस आप्रवास और उत्प्रवास, जब क्या होता है, जन्म दर उच्च होता है, मृत्यु दर कम होती है, प्लस में आप्रवास होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आके बसते हैं, और उत्प्रवास, ये सारे मिलाकर क्या होता है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होती है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि, ये दोनों बहुत मेन पॉइंटेड है। देखो, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि वो होती है जब 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या तब अन्य देश से लोग स्थायी रूप से देश में प्रवास कर जाएं। धनात्मक वृद्धि क्या है, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, या फिर किसी कारणवश लोग दूसरे देश से उस क्षेत्र में आकर बस जाएं, तो वो धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि वो है यदि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, यदि 2 अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उस जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जब संख्या क्या होती है, कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर से, मृत्यु अधिक हो रही है, जन्म कम हो रहा है, तब क्या होगा, ये वृद्धि होगी। और अथवा लोग अन्य देश में प्रवास कर जाएं, तो ये क्या होगा, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि मानी जाती है। जब मृत्यु दर अधिक हो और लोग क्या होगा, प्रवास करके दूसरे देशों में चले जाएं। ठीक है, ये था। और जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो क्या है, वो एक जन्म दर है, मृत्यु दर और प्रवास, 3 घटक हैं। और आगे हम प्रवास के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, जन्म दर मृत्यु दर भी, बट इस चैप्टर में यही हम इस वीडियो में सिर्फ यही करेंगे। अब देखो, जन्म दर क्या है, आशोदित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखो, आशोदित मतलब किसी का उसका शोध नहीं होता है, जो जन्म दिए गए बच्चे हैं जिनका कोई पहले अनुमान नहीं लगा रखा है, जो प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा दिए गए बच्चे जो हैं, और जिनमें से जीवित बच्चे हैं, 1000 स्त्रियों के द्वारा बच्चे के जन्म दिया गया, उसमें से जो जीवित बच्चे हैं, है ना, उनका जो मतलब उनके द्वारा जो जीवित बच्चे बचे व्यक्त किया जाता है, मतलब जीवित बच्चों को गिना जाता है इसमें, जनसंख्या मतलब वृद्धि में,
कि जो बच्चे जीवित हैं उनको ही काउंट किया जाता है, उसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध होता है। अब ये जीवित बच्चे जो हैं कितने 1000 पे स्त्रियों ने जो बच्चों को जन्म दिया है, अब वो कितने जीवित रहते हैं और कितने नहीं रहते हैं, वो सीधे क्या होता है जनसंख्या वृद्धि से कनेक्ट होते। इससे क्या होगी, जनसंख्या की वृद्धि जो है वो घट भी सकती है और बढ़ेगी भी। अगर जन्म दर जो स्त्री को 1000 स्त्री के द्वारा जो जन्म दिया गया है बच्चों को, अगर उनमें से कुछ बच्चे खत्म मतलब हो जाते हैं तो इससे कम होगी जन्म 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 शिशु मृत्यु दर अगर बढ़ती है तो जनसंख्या वृद्धि का क्या होगा, नकारात्मक वृद्धि होगी। और अगर ये शिशु जो हैं उसकी अधिक से अधिक वो जीवित रहते हैं तो ये क्या होगी, सकारात्मक वृद्धि होगी। और इसका सीधा सीधा संबंध क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि से होता है जन्म दर का। मृत्यु दर, अगर मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। अगर जब मृत्यु दर घट जाती है तो क्या होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो मतलब अधिक हो जाते हैं। और ये सिर्फ मृत्यु दर से भी होती है, जन्म दर से ही नहीं होती है। अगर कम लोग मरेंगे, कम मृत्यु दर होगी तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा वृद्ध होंगे, ठीक है, खत्म ही होंगे। तो इस कारण भी क्या होगा, जनसंख्या जो मृत्यु दर भी क्या होती है, कई बार जनसंख्या को बढ़ाने में सॉरी परिवर्तन में बहुत भूमिका निभाती है जनसंख्या वृद्धि में। और ये बढ़ती जन्म दर से ही नहीं, बढ़ती घटती मृत्यु दर से भी इसका संबंध होता है। प्रवास, प्रवास तो सबको ही पता है बहुत बड़ा कारण होता है। प्रवास से क्या होता है कि जब व्यक्ति का होता है गंतव्य स्थान से उद्गम स्थान पर जाता है तो उससे मतलब कि जो गंतव्य स्थान जो उसने छोड़ा है, छोड़कर जा रहा है। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाने व गंतव्य स्थान पर आकर बसने दोनों सम्मिलित हैं और स्थायी व मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है। मतलब इसमें प्रवास क्या है, सबसे मेन कारण ये भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रवास से भी क्या होता है जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। जब क्या होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है लोग आकर बस जाते हैं, ठीक है। और मैं बुक पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान को समझाऊँ। देखो, उद्गम स्थान वह होता है, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उद्गम स्थान कहलाता है। जहाँ से लोग जाते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान पर वो बसते हैं जाके वो गंतव्य स्थान कहलाता है, ठीक है। उद्गम क्या है, जहाँ से लोग जाते हैं, गंतव्य स्थान जहाँ पर जाके वो रुक जाते हैं। तो इससे क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो बढ़ती है प्रवास से। और अब हम एक बार नोट्स के आप स्क्रीनशॉट ले लेते, मैं दिखा देता हूँ अभी मेरे नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट इसका डालूँगा, अगली वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसको देखिए, पढ़िए और शेयर करिए, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।